हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है गणेश जंगीर। स्वागत करता हूँ आप सभी का तेज सिविल के करंट अफेयर चैनल पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलरली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो आपको बता दूं कि पीएसआई का नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है और अगले 3 या 4 महीने में जो पीएसआई का एग्ज़ाम है उसके होने की पूरी संभावना है। और इससे पहले भी मैंने आपसे बात की है कि अक्टूबर और नवंबर में आरएस की न्यू वैकेंसी की भी बात की जा रही है। तो समय आ गया है जब आप रेगुलरली डेली आप कंसिस्टेंटली अपनी जो है पढ़ाई पर फोकस करें। अगर इस वीडियो सेशन की बात करें तो इस सेशन में हम 18 जुलाई की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तेज सिविल का जो एप्लीकेशन है उस पर और इसके अलावा तेज सिविल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की जो करंट अफेयर मैगजीन है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि आरपीएससी का जो ट्रेंड बदल रहा है क्वेश्चन पूछने का उस हिसाब से तैयार की गई है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कल के क्लास का अपन जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कल अपन ने देखा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डब्ल्यूएचओ ने पहली बार एआई परंपरागत चिकित्सा रोड मैप जारी किया और भारत की आयुष एकीकरण में वैश्विक नेतृत्व को मान्यता दी। हमने ये न्यूज़ देखी थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इसके अलावा रोड मैप जारी किया था। किसके कहने पर किया था? तो भारत के कहने पर किया था। क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका उद्देश्य था कि जो पारंपरिक चिकित्सा है आयुष, ठीक है ना, पारंपरिक चिकित्सा में एआई को इंटीग्रेट किया जाए, नई तकनीकों को उसमें इंटीग्रेट किया जाए। और इसी दौरान भारत की जो भूमिका रही, भारत के जो इनिशिएटिव रहे या प्रयास रहे ये पारंपरिक चिकित्सा में, उसको सराहना मिली। फॉर एग्जाम्पल भारत का अपन ने देखा था एक भारत द्वारा एक लाइब्रेरी बनाई गई, डिजिटल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें कि जो पारंपरिक चिकित्सा है उसको सूचीबद्ध किया गया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। और इसके अलावा 3 मैंने आपको पोर्टल भी बताए थे, जो मैंने कहा था कि आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि शाही पोर्टल किससे संबंधित है, या आपसे पूछा जा सकता है कि नमस्ते पोर्टल किससे संबंधित है, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो आयुष रिसर्च पोर्टल है वो किससे संबंधित है। हालांकि तीसरा जो है वो ऑब्वियस सा है, आयुष है तो ट्रेडिशनल जो चिकित्सा है मेडिसिन है उससे रिलेटेड ही होगा, लेकिन ये शाही और नमस्ते इसको पूछा जा सकता है। इसके बाद अपन ने बात की सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी। क्या नाम है? सोनाली मिश्रा। तो ये नाम ध्यान में रखना। फिर अपन ने बात की नितिन गडकरी द्वारा सिगांदूर पुल का उद्घाटन किया गया और ये कर्नाटका के शिवमोगा में है और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बना। क्या लागत थी? अपन ने लागत की बात की थी 472 करोड़ और लंबाई की बात की थी 2.25 किलोमीटर लंबा है ये। सबसे लंबा ब्रिज मैंने आपको बताया था गुजरात का सुदर्शन सेतु है। फिर अपन ने बात की भारत ने पीएम ई ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों के लिए पहली प्रोत्साहन योजना यानी कि इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया है। पीएम ई ड्राइव के बारे में अपन ने देखा था कि 1 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हुई थी और 31 मार्च 2026 तक ये चलेगी। इसका बजट अपन ने देखा था कि 10,900 करोड़ इसका बजट है, जिसमें से स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए कितना किया गया है? 500 करोड़ रुपए। टोटल 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों को इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। और प्रति ट्रक अगर मैं अधिकतम प्रोत्साहन की बात करूं तो वो अपन ने कितना देखा था? 9.6 लाख रुपए प्रति ट्रक, जो कि अधिकतम है और इसे वजन के हिसाब से दिया जाएगा। जो भी व्हीकल का वजन होगा जितना ज्यादा, उसको अधिकतम 9.6 लाख इंसेंटिव दिया जाएगा। फिर अपन ने देखा राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की सदस्यता विस्तार को मंजूरी दी। कितनी थी पहले? 7 और अब बढ़ाकर हो गई है 10। किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी? तो
तो अपन ने देखा संसदीय कार्य मंत्री यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जोगाराम पटेल द्वारा। फिर अपन ने जो ये सदस्यों को बढ़ाने की जो विधि होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बारे में अपन ने बात किया था और मैंने आपको बताया था कि जो आरपीएससी या स्टेट पीसीएस के जो सदस्य होते हैं उनको किसके द्वारा चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर द्वारा, और हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और आर्टिकल 315 की बात की थी अपन ने। चलिए अब देखते हैं 18 जुलाई की न्यूज। पहला क्वेश्चन है, पीएम धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम धन धान्य कृषि योजना। इट हैज अ टेन्योर ऑफ 5 years, इसकी अवधि 5 वर्ष है और इस योजना का वार्षिक बजट 2500 करोड़ है। कितना? 2500 करोड़। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ना तो एक ना दो। देखते हैं न्यूज को। पीएम धन धान्य कृषि योजना नीति आयोग के महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उससे इंस्पायर्ड करके जो है इसको शुरू किया गया। ठीक है, नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उससे प्रेरित होकर इसको स्टार्ट किया गया। और किस क्षेत्र में? तो विशेष रूप से ये कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर जो है फोकस करेगा। अगर मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करूं तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत 112 सबसे अविकसित जिलों को उनका चयन किया गया था और उनमें डेवलपमेंट की प्रयास किए गए थे। अगर मैं पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में बात करूं तो यूनियन बजट 2025 में इसकी घोषणा की गई थी और इसके अंतर्गत 100 जिलों में कृषि को बेहतर करने के लिए कार्य किए जाएंगे। कितने जिलों में? 100 जिलों में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 112 जिलों में, पीएम धन धान्य कृषि योजना में 100 जिलों में। ठीक है, अगर अवधि और कवरेज की बात करेंगे, टाइम पीरियड और कवरेज क्या रहेगा इस योजना का, तो 6 वर्ष जो कि 2025-26 से शुरू होगा। इसके बजट की बात करें तो इस योजना का वार्षिक बजट यानी कि हर साल इसके ऊपर 24,000 करोड़ रुपए जो है स्पेंड किए जाएंगे और ये पूरे भारत में 100 जिलों में, पूरे भारत से 100 जिलों का चयन किया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा। प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कम एक जिला शामिल होगा। अगर बात करें कि जिलों को किस आधार पर चयन किया जाएगा, इनका मानदंड क्या है, तो ऐसे जिले जिनमें कम उत्पादकता है, लो प्रोडक्टिविटी, कम फसल तीव्रता है, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और कम ऋण वितरण है यानी कि लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, ऐसे जिलों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र का फोकस देखिए, केंद्र क्या है वो अपन ने बात की, कृषि और संबंधित क्षेत्र को जो है बढ़ाना। इसके अलावा जो राष्ट्र के पहले से जो लक्ष्य है उनके साथ इस योजना को अलाइन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जल और मिट्टी संरक्षण, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार करना, एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इन सारे लक्ष्यों पर भी इस योजना का जो है फोकस रहेगा। अगर मैं इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी की बात करूं तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत 11 केंद्रीय विभागों की 36 मौजूदा योजना, राज्य योजना और निजी क्षेत्र की साझेदारी का समन्वय किया गया है। मतलब उन सबको इंटीग्रेट करके इस योजना को शुरू किया है। 36 मौजूदा योजना को हर जिले में जिला धन धान्य समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कि जो प्रगतिशील किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उनको उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। अगर गवर्नेंस और मॉनिटरिंग की बात करें तो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको गवर्न करने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा और प्रत्येक जिले में प्रगति को 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतों यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का उपयोग करके ट्रैक किया जाएगा। और प्रत्येक जिले का जो समीक्षा और मार्गदर्शन कौन करेगा, तो नीति आयोग। ठीक है, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि कौन जेप्टो के सह संस्थापक है जिन्होंने केवल्य वोहरा के साथ अवेंदुस वेल्थ हुरुन अंडर 30 सीरीज 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हु इज द को फाउंडर ऑफ जेप्टो हु टॉप द अवेंदुस वेल्थ हुरुन इंडिया अंडर 13 सीरीज।
अलॉन्ग विथ केवल्य वोहरा, अनुराग मल्लू, आदित्य पालीचा, राजेश पांचाल या फिर निखिल कामत। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है आदित्य पालीचा। अगर मैं अनुराग मल्लू के बारे में बात करूं तो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा अनुराग मल्लू को ग्लोबल या फिर मैं कहूं यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया गया। किसे? अनुराग मल्लू को। अनुराग मल्लू कहां से है? तो राजस्थान के किशनगढ़ से। तो ये नाम ध्यान में रखना। राजेश पांचाल के बारे में बात करें तो रिसेंटली राजेश पांचाल को शौर्य पुरस्कार दिया गया। ये कहां से आते हैं? तो ये राजस्थान के चित्तौड़ से। और वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में ये सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडर है। देखते हैं अब अपनी न्यूज को। जुलाई 2025 में अवेंडस वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और हुरून इंडिया ने मिलकर पहली अवेंडस वेल्थ हुरून इंडिया अंडर 30 सूची जारी की और इस सूची में 79 भारतीय उद्यमियों यानी कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को मान्यता दी गई जो कि 30 वर्ष और उससे कम आयु के हैं। ठीक है ना? जो यंग जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको इस सूची में शामिल किया गया। कितने? टोटल 79 जो कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अगर मैं शीर्ष 5 उद्यमियों की बात करूं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं, तो पहले नंबर पर केवल्य वोहरा रहे जो कि जेप्टो के को फाउंडर है और इसके साथ आदित्य पालीचा है जो कि जेप्टो के को फाउंडर है। केवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा जो कि जेप्टो के को फाउंडर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर मिहिर मेंढा है जो कि RMZ नाम की कंपनी के फाउंडर है। इसके बाद चौथे नंबर पर शाश्वत नकरानी जो कि भारत पे के हैं और इसके अलावा चैतन्य जालान है जो कि रामकृष्ण फॉर्जिंग्स के हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना को 6 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए सामरिक उत्पादों के हस्तांतरण का समारोह कहां आयोजित किया गया? Where did the handover ceremony of 6 indigenous designed strategic product by DRDO to the Indian Navy take place? चांदीपुर ओडिशा, कोच्चि केरल, जोधपुर राजस्थान या पुणे महाराष्ट्र? इसका आंसर है जोधपुर राजस्थान। चांदीपुर में अपन ने रिसेंटली देखा था कि डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने मिलके चांदीपुर ओडिशा में इंटीग्रेटेड जो टेस्ट रेंज है वहां पर अस्त्र BVR-AAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया था। ठीक है, देखते हैं न्यूज को। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को 6 रणनीतिक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उत्पाद सौंपे। 6 स्ट्रेटेजिक इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप प्रोडक्ट्स जो है सौंपे भारतीय नौसेना को। और ये जो कार्यक्रम था, समारोह था, ये कहां पर हुआ था? जोधपुर राजस्थान में। इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, तो ये ध्यान में रखना। जोधपुर राजस्थान में एक प्रयोगशाला है, रक्षा प्रयोगशाला, वहां पर ये कार्यक्रम हुआ था। अगर मैं इन 6 जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं डीआरडीओ द्वारा, इसके उद्देश्य की बात करूं तो ये क्या करेगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा की निगरानी का कार्य करेगा। टोटली इसका काम ये होगा कि सर्वेलेंस किया जाएगा, निगरानी की जाएगी। अगर मैं 6 जो उत्पाद या फिर आइटम्स जो प्रोडक्ट्स है जो बनाए गए हैं डीआरडीओ द्वारा उसकी बात करूं तो उनका नाम है गामा रेडिएशन हवाई निगरानी प्रणाली, ग्रास, पर्यावरण निगरानी वाहन, इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस व्हीकल, तीसरा है वाहन रेडियोलॉजिकल संदूषण निगरानी प्रणाली, चौथा है जलमग्न गामा रेडिएशन निगरानी प्रणाली, पांचवा डर्ट एक्सट्रैक्टर और क्रॉस कंटेमिनेशन मॉनिटर, और छठा है ऑर्गन रेडियो एक्टिव डिटेक्शन सिस्टम। ये नाम आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कहां पर हुआ था और किन 2 संस्थानों के बीच में। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के बीच में और जोधपुर राजस्थान में एक जो रक्षा प्रयोगशाला है वहां पर हुआ था।
इसके अलावा एक और न्यूज है, डीआरडीओ की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है उसके उसके द्वारा और एम्स बीबी नगर तेलंगाना है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस का निर्माण किया गया। कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस का मतलब यह है कि कृत्रिम रूप से निर्मित एक अंग, है ना। प्रोस्थेसिस क्या होते हैं? कृत्रिम रूप से निर्मित जो अंग होते हैं उनको प्रोस्थेसिस कहते हैं। तो फुट का निर्माण किया, पैर का, किसके द्वारा? तो डीआरडीओ की जो डीआरडीएल शाखा है उसके साथ एम्स बीबी नगर ने मिलकर किया। और ये कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस है, इसका नाम क्या है? ADIDOC, जिसका मतलब है एम्स बीबी नगर डीआरडीएल डीआरडीओ इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑप्टिमाइज्ड कार्बन फुट प्रोस्थेसिस। पूरा ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखना कि ADIDOC इसका नाम है, किसके द्वारा? डीआरडीओ एम्स बीबी नगर द्वारा किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि चाइना के शोधकर्ता द्वारा विकसित विश्व का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण का नाम क्या है? What is the name of world's lightest brain controlled device developed by researcher at the Beijing Institute of Technology, China in July 2025? क्या नाम है? न्यूरोफ्लाई, साइबॉर्ग बी, ब्रेन विंग या माइंड ड्रोन? इसका आंसर है साइबॉर्ग बी। जुलाई 2025 में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने चीनी शोधकर्ता विश्व के सबसे हल्के मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण, जिसे साइबॉर्ग बी कहते हैं, उसका विकास किया। माइंड को कंट्रोल करने का वर्ल्ड का सबसे हल्का यानी कि लाइटेस्ट उपकरण बनाया। ये केवल 74 मिलीग्राम वजन में है। इसका नेतृत्व किसने किया? प्रोफेसर जाओ जिए लियांग। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, किसके द्वारा किया गया था ये ध्यान रखना, चीन द्वारा। साइबॉर्ग बी जो कि विश्व का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण है, ठीक है। साइबॉर्ग बी की बात करें तो साइबॉर्ग बी को एक वास्तविक मधुमक्खी की पीठ पर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये 3 सूक्ष्म सुइयों के माध्यम से मधुमक्खी के मस्तिष्क से सीधा जुड़ा होता है। इसके अलावा रिसेंटली चाइना द्वारा मच्छर के आकार का मॉस्किटो साइज एक ड्रोन विकसित किया गया था, स्पाई ड्रोन, जो गुप्त मिशंस के लिए बनाया गया था। किसने किया था मॉस्किटो साइज ड्रोन का निर्माण? तो वो भी चाइना ने किया था। इसके अलावा स्पेन की एक कंपनी है GMV। कहां की है? स्पेन की कंपनी GMV ने चांद के लिए एक नेविगेशन सिस्टम बनाया। किसके लिए? चांद के लिए लूनर नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम है ल्यूपिन। ये जो हमारा जो गूगल मैप है उस तरीके से कार्य करेगा, जो चांद पर नेविगेशन सिस्टम है। क्या नाम है? ल्यूपिन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? Who was honored with National Agricultural Scientist Award 2025 by Union Minister Agriculture शिवराज सिंह चौहान? मांगेलाल जाट, डॉक्टर भागीरथ चौधरी, डॉक्टर धीरज सिंह या डॉक्टर रमेश वर्मा? इसका आंसर है डॉक्टर धीरज सिंह। डॉक्टर धीरज सिंह जो कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी सेंट्रल अरीड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके एक वैज्ञानिक है। इनको 2025 में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? धीरज सिंह को। कहां के वैज्ञानिक है? तो ये है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी के वैज्ञानिक है। किस अवसर पर किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 97th स्थापना दिवस के समारोह में। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया? तो पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया। तो ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उनसे रिलेटेड 5 MCQs। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी वीडियो रिलीज की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आए। और जो वीडियो को है लाइक और शेयर करना भी ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन में।